हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस क्यों दिया। ये जानने के लिए चलो एक काम करते हैं, उस जमाने में चलते हैं जिस जमाने में डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया, अराउंड 1900 के आसपास। अगर हम उस टाइम में जाके देखें तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे वो लाइट के नेचर को जानने की कोशिश कर रहे थे कि वो वेव नेचर की होती है या फिर पार्टिकल नेचर की होती है। अगर जो अपना हाइगन था, हाइगन बोल रहा था कि जो लाइट है वो वेव के जैसे चलती है, और उन्होंने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव भी किया था और सक्सेसफुली इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। फिर कुछ सालों के बाद वापस से एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और लिनार्ड ने अपने ऑब्जर्वेशंस दिए, उनसे ये पता चला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल की जैसे होती है, वो वेव की जैसे नहीं हो सकती। अब दो साइंटिस्ट दो अलग अलग चीजें बता रहे हैं और दोनों के पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है, तो इन दोनों के बीच में कूद पड़े हमारे डी ब्रोगली साहब, और इन्होंने बोला कि लिखो मेरा हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस क्या दिया कि अगर एक पार्टिकल किसी मोमेंटम से मूव कर रहा है, अगर एक पार्टिकल किसी मोमेंटम से मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएट होगी। क्या होगी? अगर एक पार्टिकल किसी मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है तो वो वेव के जैसे बिहेव करेगा ही करेगा। यूं समझ, कैसे बिहेव करेगा? वो एक वेव के जैसे बिहेव करेगा ही करेगा, और उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट होगी उसको हम लोग बोलेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? डी ब्रोगली वेवलेंथ। और उसकी वेवलेंथ लिखी जाएगी कुछ इस तरीके से, लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन p। h इज अवर प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर पार्टिकल एक टाइनी है तो उसका लीनियर मोमेंटम हम लिख सकते हैं m इंटू वी के इक्वल, तो उसका जो वेवलेंथ एसोसिएट विद द पार्टिकल इज गिवन बाय h अपॉन m v। तो ये था हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और उसके बारे में हिस्ट्री। जल्दी से ये अपना पूरा का पूरा मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। चलो, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से अपने को पता चला कि जो वेवलेंथ एसोसिएट होती है एक पार्टिकल के साथ वो दी जाती है h बाई पी। कैसे लिखा जाता है? h बाई पी। अगर अपने को उस पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी दिया जाए तो हम वेवलेंथ कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ particle is known, then lambda is given by h upon something। हम अपने को फाइंड करना है फिलहाल h by p। क्या हम लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय p स्क्वायर अपॉन 2m। ओके, तो यहां से मैं p का वैल्यू निकाल लेता हूं। p इज गिवन बाय 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, सब्स्टिट्यूट कर दें वहां पे। सो लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ पार्टिकल इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को अच्छे तरीके से हम लोग सिर्फ E भी लिख सकते हैं, 2m इंटू E। ओके, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहो तो यहाँ पे दो वर्ड्स को साथ में लिखना, ब्रैकेट लगा के। ठीक है, तो ये होती है हमारी एक पार्टिकल के साथ एसोसिएट वेवलेंथ, अगर अपने को उसकी काइनेटिक एनर्जी पता हो। ओके, अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जानते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस लिए बात कर रहा हूं? क्योंकि इसकी अपने से बहुत बार इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होती है, और अगर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, उसके बारे में बात करी जाएगी। सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग एक बात जानते हैं, ये हमारी ट्यूब होती थी, दो टर्मिनल्स होते थे, एक हमारा कैथोड होता था, एक हमारा एनोड होता था। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते थे। ओके, इतनी बात अपने को समझ आई। यहाँ पे जो पोटेंशियल है V है, अगर मैं इस V को इतना बढ़ा दूं कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पे ना पहुंचे, तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बात सबको पता है, जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियोस देखिए, उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन होता था जिसके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती थी, तो हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू E इंटू वी नोट के इक्वल। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी है वो होती है हमारी E टाइम्स ऑफ वी नोट के इक्वल। वी नोट है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल।
अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या निकल के आता है, देखते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, मास किसका पुट करेंगे अब हम लोग, इलेक्ट्रॉन का, काइनेटिक एनर्जी विच इज गिवन बाय E इंटू वी नॉट। अच्छा मुझे एक बात बता, ये जो वेवलेंथ निकल के आएगी, ये कैसे वेवलेंथ निकल के आएगी, मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम बिल्कुल, क्योंकि एक काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस विल बी लैम्डा मिनिमम विच इज गिवन बाय E इंटू वी नॉट के इक्वल। अच्छा जब हम इन सब टर्म्स को सॉल्व करते हैं, जैसे h का वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34, ऐसा यूनिट में मास को पुट कर सकते हैं 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर सकते हैं। जब हम सब चीज़ों को सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है हमारे लिए अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी नॉट। कितना निकल के आता है ये, अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी नॉट एंगस्ट्रॉम। इतनी वेवलेंथ एसोसिएट होती है इलेक्ट्रॉन के साथ अगर अपने को उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन हो। अच्छा बहुत बार अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी दिया जाता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम v पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, वो भी इतना ही होगा। बात ठीक है, वो भी हम लोग लिख लेते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड by potential V, then lambda is given by कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 150 by V। ओके, और 150 का वैल्यू अराउंड 12.27 होता है। वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, लैम्डा मिनिमम को कुछ ऐसे भी लिखा जाता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ V नॉट। ओके, ये दोनों हमको, ये वाला ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि 150 याद रखना आसान है 12.27 से। ओके, तो अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी नोट, ये होता है हमारा मिनिमम लैम्डा इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया जाए। ओके, और अगर किसी इलेक्ट्रॉन को अगर किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर दिया जाए तो भी हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 150 अपॉन वी। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर अपने को चार्ज पार्टिकल चेंज कर दिया गया तो अपने को यहाँ से इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने को सारी चीज़ें यहाँ से बदलनी पड़ेगी और इसको यूज़ करो डायरेक्टली। लैम्डा इज इक्वल्स टू h का वैल्यू मास काइनेटिक एनर्जी। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, इसीलिए हम डायरेक्टली रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी अपने को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो अपने को यहाँ से चलना शुरू करना चाहिए। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए बातें हैं। ओके, चलो तो जल्दी से इस सारी चीजों को नोट करो, फिर इनके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलो तो पहला एग्जांपल देखते हैं। इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड विद द सेम पोटेंशियल, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद देम। चलो तो जल्दी से इसको ट्राई करो, फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो तो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। आई थिंक सब ऑलरेडी फाइंड कर चुके होंगे इसका आंसर। मैच करना कितने लोगों का सही है और मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, चल एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को हम लोगों ने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया। अगर मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करता हूं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये बता कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल होता है। तो सबसे पहले 4 प्रोटॉन फाइंड करते हैं। 4 प्रोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल के टर्म में क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो इट विल बी लाइक E इंटू V। 4 इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बता दे, क्या वो भी हो जाएगी E इंटू V। चार्ज तो उसके पास भी E ही होता है, ठीक है। ये बात, दोनों ने सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर रहे हैं तो हम लोग उनका लैम्डा का रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। बता क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू, कौन सा फॉर्मूला यूज करना सही रहेगा, h/p या h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, सेकंड वाला, क्योंकि अपने को काइनेटिक एनर्जी गिवन है और दोनों इक्वल भी है। सो लैम्डा इज गिवन बाय h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
दोनों के केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो सबसे पहले लैम्डा ऑफ पी लिखो प्रोटॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास किसका आएगा प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी विच इज E इंटू वी। अभी हम उसको सिर्फ E लिख देते हैं और इसको काइनेटिक एनर्जी ही रहने देते हैं। ओके चल लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बता कितना आएगा h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों इक्वल है तो मैंने दोनों जगह काइनेटिक एनर्जी ही लिखा। अब इन दोनों का रेशियो लेना है तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड में लैम्डा पी अपॉन लैम्डा ये आ गया, इधर की तरफ देख राइट साइड में h से h कैंसिल होगा, अंडर रूट ऑफ 2 mp से अंडर रूट ऑफ 2 नॉट अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल होगा, काइनेटिक एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कैंसिल होगा। यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ mp, यहाँ पे बचेगा अंडर रूट ऑफ me डिवाइड के डिवाइड में तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ me अपॉन mp। अब अपने को मास का रेशियो पता चल गया तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो भी अपने को पता चल जाएगा। ओके अब ये सेम क्वेश्चन अपने को दो अलग पार्टिकल्स के लिए भी पूछा जाता है जो कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स है। फॉर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल अपने को फाइंड करना होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब यहाँ पे क्या चीज है प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है प्लस का ई। ओके सो क्यू लिखते हैं सबसे पहले प्रोटॉन के पास होता है प्लस का ई, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना होता है प्लस का 2e ट्वाइस ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस का 2e। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है इट विल बी लेट्स से अभी के लिए हम लोग mp ले लेते हैं तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बस 4 टाइम ज्यादा भारी होता है ये। ठीक है ये बात। अब अपने को अगर वेवलेंथ पूछा गया है तो सबसे पहले प्रोटॉन के लिए तो हम लोग फाइंड कर चुके हैं काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है काइनेटिक एनर्जी चार्ज कितना होगा इसके ऊपर 2e, तो यहाँ पे मुझे पुट करना पड़ेगा ट्वाइस। ओके फिर मास कितना पुट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास की जगह पुट कर देंगे हम लोग 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया बात ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी ट्वाइस हो जाएगा तो यहाँ पे रेशियो डिफरेंट आएगा। इस क्वेश्चन के लिए रेशियो फाइंड करके मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कितना आ रहा है। चलो तो जल्दी से इन सारी चीजों को नोट कर लो फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलो तो हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं फाइंड वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T। ओके अपने को यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन की जब वो टेम्परेचर T पे है तब। जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करो फिर हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। चलो तो अब हम इसका सोल्यूशन करना शुरू करते हैं। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और टेम्परेचर का हम लोग रिलेशन जानते हैं क्या? अच्छा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का हम लोग डायरेक्ट रिलेशन तो हम लोग नहीं जानते पर थोड़ा हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर अपने को इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड करनी है किसी टेम्परेचर पे तो हम लोग कहाँ से फाइंड कर सकते हैं। एनर्जी और टेम्परेचर का सबसे अच्छा रिलेशन अपने को कहाँ से मिल सकता है थर्मोडायनामिक्स से और काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस से। अच्छा वहां पे चलते हैं तो जो गैस होती है उसकी इंटरनल एनर्जी हम लोग लिखते थे। इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस कैसे लिखा जाता था हाफ एफ आर टी के इक्वल याद हो तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अच्छा अगर 1 मोल की जगह अगर एक पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी के लिए बात करें तो वो कितना आएगा बता सकते हो? इस इक्वेशन को मैं पूरे को RNA नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने पे क्या आएगा हाफ एफ आर अपॉन Na इंटू टी। Na इज अवर एवोगैड्रो नंबर बात ठीक है। R अपॉन Na को हम लोग नया कांस्टेंट लिखते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको हम लोग इस इंटरनल एनर्जी को लिख देते हैं हाफ एफ इंटू KB इंटू टी। सो दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब यहाँ पे टर्म्स क्या क्या है वो जानते हैं। F इज अवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, KB अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज अवर टेम्परेचर। तो सबसे पहले लिखते हैं ये F क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम।
केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एसआई यूनिट में। अब इसका एसआई यूनिट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, हम लोग देखते हैं इट इज़ मीटर स्क्वायर केजी सेकेंड की पावर -2 केल्विन की पावर -2। दिस इज एसआई यूनिट। पर अपने को यूनिट याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, याद रखोगे एसआई यूनिट में इतना होता है। ओके, टी इज अवर टेम्परेचर, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक मोनोएटॉमिक गैस के जैसे बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन सिंगल पार्टिकल होगा तो मोनोएटॉमिक गैस की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3। ओके, तीनों ट्रांसलेशनल, नो रोटेशनल। तो सबसे पहले बता मेरी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन कितनी आ जाएगी? ½ इंटू 3 इंटू केबी इंटू टी। और पोटेंशियल आई और इंटरनल एनर्जी आई 3/2 केबी इंटू टी के इक्वल। ये बात समझ आई मेरी? तो अपने को उसकी इंटरनल एनर्जी मिली। अब काइनेटिक, अब इलेक्ट्रॉन इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करके रखेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो अपने को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिली, कितनी आई? वो कुछ इतनी आई। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब निकाल सकते हैं हम लोग लैम्डा विच इज गिवन बाय h/√2m इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज 3/2 केबी इंटू टी। तो लैम्डा कितना निकल के आया हमारा? h/3m केबी इंटू टी के इक्वल, और यहाँ पे अपना अंडर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपने से अब बहुत बार, 1-2 बार पूछा गया है नीट में, ध्यान रखने जैसा है, याद जरूर रखना है। क्यों? चाहो तो फॉर्मूला याद रखो, पर फॉर्मूले से अच्छा कॉन्सेप्ट याद, ध्यान रखो किस तरीके से अपने को फाइंड करना है। ओके, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्स रेस के बारे में। सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक्स रेस होती क्या है। एक्स रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि हमारी लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सेम उसी तरीके से एक्स रे भी हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में सिर्फ एनर्जी का डिफरेंस है। जो एक्स रे है उसकी एनर्जी काफी ज्यादा है कंपेरेटिव टू लाइट वेव से। बात ठीक है। अब हम इस एक्स रे को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइट वेव को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम पुराना बल्ब ले लेते हैं, लट्ठू जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल कलर की थोड़ी लाइट इमिट करता है, येलो कलर की। उसमें क्या होता है? एक फिलामेंट होता है, करंट सप्लाई करते हैं, फिलामेंट गर्म होता है। अच्छा, फिलामेंट गर्म होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और थोड़ी एनर्जी अब्जॉर्ब करके ऊपर जाएंगे। जब वो नीचे जंप करेंगे वापस से डी एक्साइट होंगे तो वो फोटोन्स इमिट करेंगे। इस तरीके से अपने को वो फोटोन्स लाइट के फॉर्म में मिलते हैं। अब एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? हम इस तरीके से एक्स रेस प्रोड्यूस नहीं कर सकते कि एक फिलामेंट को गर्म किया और एक्स रेस प्रोड्यूस होगी। वैसा बहुत ही कम होता है, या एक्स रेस होती जरूर है पर वो बहुत ही नेग्लेक्ट, बहुत ही छोटे अमाउंट में होती है। मान लें कि अगर 100% लाइट, 100% वेव्स प्रोड्यूस हुई तो उसमें से 0.1% होगी जो एक्स रेस होगी। ठीक है, तो अब हम जनरली एक्स रेस कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक्स रेस मतलब अपने को हाई एनर्जी के फोटोन्स चाहिए, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन बीम बनाओ, हम इलेक्ट्रॉन गन बना चुके हैं ऑलरेडी। जिसको नहीं पता वो डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट देखिए, वहां पे हम लोगों ने डेवलप करी थी इलेक्ट्रॉन गन। एक इलेक्ट्रॉन गन बना ली, अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गए। ठीक है, अब उन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं? एक टंगस्टन मेटल के ऊपर बॉम्बार्ड करते हैं। टंगस्टन मेटल, इलेक्ट्रॉन आया, टकराया, खुपाच, जैसे ही टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा। काइनेटिक एनर्जी लॉस करेगा तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो 2-3 फॉर्म में जाती है। एक तो आवाज, हल्की सी आवाज आती है पर नॉइज इलेक्ट्रॉन्स के केस में बहुत ही कम होगी। दूसरी बात, जो मेटल है उससे टकराया तो मेटल गर्म होगी। तीसरी चीज, जब वो टकराता है तो थोड़ी लाइट के फॉर्म में भी और एक्स रेस के फॉर्म में भी कुछ पोर्शन एनर्जी रिलीज करता है। तो जब एक हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन टंगस्टन मेटल से टकराता है तो जो लॉस करता है एनर्जी, उसका कुछ पोर्शन एक्स रेस के फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म में निकलता है? वो एक्स रेस के फॉर्म में निकलता है। मैंने अच्छे से इस चीज को लिख दिया, नोट कर लेना। अब ये एक्स रेस हमारी 2 टाइप की हो सकती है। पहली कंटिन्यूअस एक्स रे, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे। ओके, तो हम अब पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस एक्स रे को। उससे पहले ये सारी चीजें लिख ले, फिर हम लोग कंटिन्यूअस एक्स रे को देखते हैं।
चलो तो अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअस एक्स-रेज प्रोड्यूस कैसे होती है। मैंने यहाँ पे टंगस्टन मेटल बना दिया है, इसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कर रहे हैं। अब समझ, एक इलेक्ट्रॉन आया, इससे टकराया और सारी की सारी एनर्जी उसने लॉस कर दी। तो वो लॉस वाली एनर्जी कहाँ पे जाएगी? जो यहाँ पे इसने एक्स-रे प्रोड्यूस करी या जो फोटोन प्रोड्यूस किया उसकी एनर्जी में। अगर इसने सारी एनर्जी लॉस कर दी, इसको मैं नाम देता हूं 1, तो बता जो पहला जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कितनी होगी? इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। बात ठीक है, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब समझ ले कि दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने आधी एनर्जी यहाँ पे लॉस कर दी, तो वो लॉस वाली एनर्जी कहाँ पे जाएगी? फोटोन के फॉर्म में। तो सेकेंड वाले केस में जो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन था उसकी वजह से जो दूसरा जो फोटोन निकला उसकी एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पूरी की पूरी लॉस करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो बिल्कुल भी लॉस नहीं करेंगे, मतलब 0 से 100% तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लॉस करेंगे। अगर एनर्जी अलग अलग होगी तो उनकी वेवलेंथ अलग अलग होगी। तो जब हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है। यहाँ पे होती है एक मिनिमम वेवलेंथ जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और एक होती है मैक्सिमम वेवलेंथ। हम मिनिमम वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड नहीं कर सकते। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? लगभग 50% के आसपास अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। ओके, तो इसलिए अपने को यहाँ पे पीक के जैसा मिलता है। वो 50% नहीं होते पर स्पेसिफिक अमाउंट होता है कि इतने इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड अमाउंट में ही एनर्जी लॉस करते हैं। ओके, तो अपने को यहाँ पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ का कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है और इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। ओके, अब ये लैम्डा मिनिमम कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक बात बता, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? hc/लैम्डा। क्लियर है ये बात? तो जिस फोटोन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। उसकी वेवलेंथ क्या होगी? सबसे कम होगी। बात ठीक है? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? उस फोटोन की होगी जो उस इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुआ जिसने अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। बात ठीक है? मतलब 1 वाला, 2 वाले से ये नहीं होगा। बात ठीक है? सो व्हेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये हो जाए, और मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम लॉस, तो हमारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी। बात ठीक है? सो EP मैक्स। क्लियर है बात? तो इसके टाइम पे जब EP मैक्स होगा तो हमारी वेवलेंथ मिनिमम प्रोड्यूस होगी। कितनी होगी? वो मिनिमम प्रोड्यूस होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमने इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया होगा V पोटेंशियल से। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू E इंटू V। V क्या है हमारे लिए यहाँ पे? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की जगह। सो E इंटू वी इज इक्वल्स टू hc/लैम्डा मिनिमम। सो लैम्डा मिनिमम अपने को कितना मिलेगा? hc/ev के इक्वल। ओके, अगर अपने को एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पता है तो, काइनेटिक एनर्जी पता है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कब मिलेगी अपने को मिनिमम वेवलेंथ? उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितना उसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थी उतनी। ठीक है ये बात? चलो जल्दी से कंटिन्यूअस एक्स-रेज को नोट करो, डायग्राम नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे। चलो तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज क्या होती है। एक्स-रेज प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? मेटल लेते हैं और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करवाते हैं। ये मान लें कि उस मेटल का एक एटम है, इसके ऊपर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की बीम डाली जोर से। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन की बीम मेटल से हिट कर रही है, तो क्या होता है? कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल को पेनिट्रेट कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन, आने वाला इलेक्ट्रॉन अंदर के जो शेल में जो इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसको नॉकआउट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आया और ये इस इलेक्ट्रॉन से टकराया और इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया।
जैसे ही इसको नॉकआउट करेगा तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब क्या होगा, वैकेंसी क्रिएट हो गई तो जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले ऑर्बिट में है या हायर एनर्जी स्टेट में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट को या फिर इस वैकेंसी को फिल करने के लिए जंप करेंगे। जब ये जंप करेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे। एनर्जी किस फॉर्म में लॉस करेंगे, फोटॉन्स के फॉर्म में। और जो वेवलेंथ ये प्रोड्यूस करते हैं उसकी एनर्जी अपनी एक्स रेस के एनर्जी से मैच करती है। यहाँ से वो क्या करते हैं, फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और एक्स रेस प्रोड्यूस करते हैं। बात ठीक है, मैंने वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जल्दी से इसको देख ले। फिर हम लोग चल और थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के लिए, तो वो ग्राफ अपने को कैसा मिलता है उसके लिए बात करते हैं। अब देख, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए इस वैकेंसी को फिल करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। मान ले कि अगर L वाला जंप कर रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ ही इमिट करेगा, क्योंकि एनर्जी फिक्स होगी तो ये स्पेसिफिक टाइप की वेवलेंथ इमिट करेगा। तो अपने को यहाँ पे सिर्फ एक ही वेवलेंथ दिखाई देगी, बाकी कोई भी दिखाई नहीं देगी। अगर इसने जंप किया तो अपने को अनादर कोई दिखाई देगी। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ही दिखाई देती है। इन वेवलेंथ्स को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, ओके। अच्छा, अब ये जो एक्स रेज होती हैं इन सबके नाम होते हैं, किस तरीके से हम नाम देते हैं वो देखते हैं। चल, अब इलेक्ट्रॉन मेरा, अब हम लोग एक बात जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये जो शेल्स होते हैं इन सब शेल्स के नाम होते हैं। जो अंदर वाली शेल होती है उसका के नाम होता है, एल होता है, एम होता है। अगर मेरी वैकेंसी के वाले शेल में क्रिएट हुई, देखते हैं इफ वैकेंसी इज इन के शेल। अब इसको फिल करने के लिए मान ले कि एल वाला इलेक्ट्रॉन जंप किया। टू फिल दिस वैकेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एल शेल जंप्स, ओके। सो ये जो वेवलेंथ इमिट करता है उसको हम लोग के अल्फा के नाम से जानते हैं। वेवलेंथ emitted by this is called के अल्फा। अब इनको नाम कैसे दिया जाता है, के अल्फा कैसे? अगर के शेल का इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ तो हम लोग लिखते हैं के। अगर उसके जस्ट बाहर वाला ऑर्बिट उसको फिल कर रहा है तो के अल्फा। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है यहाँ पे, तो जो वेवलेंथ इमिट होगी उसको हम लोग बोलेंगे के अल्फा के नाम से। अगर बाहर वाला एल वाला की बात, एम वाला अगर जंप करके फिल करता है इसको, तो ये जो प्रोड्यूस करेगा इसको हम लोग बोलेंगे के बीटा। इसके बाहर वाला होगा तो के गामा। अब मान ले कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हुआ वो एल वाली शेल का हुआ, ओके, और बाहर वाला इसको फिल कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर रहा है, सॉरी जंप हो रहा है। तो यहाँ से ये जो वेवलेंथ इमिट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एल अल्फा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से नॉक हुआ था, एल से। अगर एम वाला एक बाहर वाला उसको फिल करता है तो अल्फा, उसके बाहर वाला, जैसे अगर एन वाला इसको फिल करता है तो एल बीटा। बात ठीक है। अब हम लोग इनकी एनर्जी भी लिख सकते हैं, जैसे वेवलेंथ ऑफ अल्फा और के अल्फा का जो वेवलेंथ होगा वो कितना हो जाएगा बता सकते हो? अल्फा, तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू कितना हो जाएगा बता दे सब। अच्छा, सबसे पहले लैम्डा ऑफ के अल्फा लिखते हैं, एनर्जी लिखते हैं सबसे पहले। सो एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। अच्छा, ये एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल होगा मुझे बता दें यहाँ से? इन दोनों जो शेल्स हैं उनके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। सो इट विल बी ई ऑफ के माइनस ई ऑफ एल, एनर्जी ऑफ फोटोन, अगर इस केस के लिए बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। सो इट विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के अल्फा विच इज इक्वल्स टू ई के माइनस ई एल। तो यहाँ से बता मुझे लैम्डा के अल्फा कितना मिलेगा, एच सी अपॉन ई के माइनस ई एल।
सिमिलरली अगर मुझे बीटा निकालना है तो लैम्डा के बीटा विल बी इक्वल टू बता बीटा एच सी अपॉन ब्रैकेट के अंदर ई ऑफ के शेल माइनस ई ऑफ एम शेल। अगर मुझे एल अल्फा का निकालना है तो लैम्डा एल अल्फा निकालना है तो एच सी अपॉन ई ऑफ एल माइनस ई ऑफ एम। तो हम ये स्पेसिफिक वेवलेंथ को हम लोग इस तरीके से फाइंड करते हैं, वो दिया जाता है एनर्जी डिफरेंस के इक्वल। अगर मुझे यहाँ पे बता कि कौन सा के अल्फा होगा कौन सा के बीटा होगा, बता सकते हो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग एनर्जी डिफरेंस से। अच्छा सबसे कम एनर्जी होता है मेरा के का, उससे ज़्यादा होता है एल का, उससे ज़्यादा होता है एम का। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ इन दोनों का तो मुझे सबसे ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे बड़ी वेवलेंथ ज़्यादा डिफरेंस मिला तो वेवलेंथ अपनी छोटी होगी, तो ये होगा मेरे लिए के बीटा, ये वाली होगी मेरे लिए के अल्फा। इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। एनर्जी डिफरेंस कम मतलब लैम्डा बड़ा इधर की तरफ के अल्फा, एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच में ज़्यादा होगा। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा मतलब छोटी वेवलेंथ तो के बीटा। अगर हमको कभी बनाना पड़ा इस तरीके के ग्राफ में तो हम लोग इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। थिंक्स वो सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अच्छा अब ना तो अपने को प्योरली कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे मिलती है ना प्योरली कंटिन्यूस एक्सरे मिलती है, अपने को मिलता है दोनों का मिक्स। तो जब हम ग्राफ देखते हैं इनका इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का, तो अपने को ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा जाता है। मिनिमम वेवलेंथ, फिर कुछ ऐसे बड़ी अचानक से पीक आती है, फिर कुछ चलता है, फिर एक और पीक आती है, फिर इस तरीके से। ये पीक छोटी बड़ी हो सकती है। अच्छा बड़ी पीक मतलब वो वेवलेंथ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। मान लें कि 5 फोटॉन्स सेम वेवलेंथ की है तो ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, 3 फोटॉन्स दूसरी वाले की है, मतलब लैम्डा 1 के अगर 5 है तो वहाँ पे अपने को ज़्यादा पिक दिखेगा, और लैम्डा 2 के मान ले 3 है तो वहाँ पे अपने को कम दिखेगा, और मान ले और भी मान ले जैसे 1 ही है तो वो भी छोटी पिक दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके का अपने को इस तरीके के कुछ पिक्स दिखाई देते हैं और इन पिक को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रे। ओके समझ आया, उतार लो इन सारी चीज़ों को।